पिछले वीडियो में आपने देखा कि विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास किस प्रकार होता है और कितना होता है, उसके बारे में हमने डिटेल नॉलेज जाना। अब इस पार्ट में विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास किस प्रकार होता है, उससे चाहे पहले इसको शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको डीएलएड, यूपी टेट और सीटेट का जो साइकोलॉजी है, चाइल्ड साइकोलॉजी है या शिक्षण विधियां हैं, उसके बारे में डिटेल नॉलेज मिलेगा और साथ में कुछ ज़रूरी नोट्स और इम्पोर्टेंट नोट्स भी मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अब इस सेक्शन में हम ये जानें कि विभिन्न अवस्थाओं में बच्चे का मानसिक विकास किस प्रकार हो रहा है। जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क पूर्णतः अविकसित होता है और वह अपने वातावरण को नहीं जानता होता है। अब जैसे जो बच्चा नवजात शिशु पैदा हुआ तो उसके मानसिक विकास एकदम न्यूनतम स्तर होता है। आप उसको जिस माहौल में, जिस वातावरण में रख देते हैं, वो उसी वातावरण में ढल जाता है और उसका मानसिक विकास उसी तरह से होता है। उदाहरण के लिए अगर एक हिंदी भाषी जगह का बच्चा है, आप उसका पालन पोषण ऐसी जगह करते हैं जो अंग्रेजी भाषा का क्षेत्र है या कुछ और भाषा है का क्षेत्र है, तो भले ही उसके माता पिता हिंदी के अच्छे जानकार हों या बोलते हों, लेकिन उसका आगे चल के विकास उस भाषा में ही उतना हो जाएगा जिस माहौल में वो पल बढ़ रहा है। तो जन्म से 3 माह तक शिशु केवल अपने हाथ, और ये चीज़ें आप सब कुछ जानते हो कि जब बच्चा पैदा होता है तो शुरू में छोटी छोटी चीज़ें करता है, जैसे कि वो हाथ पैर हिलाना, भूख लगने पे रोना, हिचकी लेना, चौंकना, दूध पीना, कष्ट का अनुभव करना, ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं। लेकिन चौथे से 6 माह तक जब पहुंचता है तो वो धीरे धीरे चीज़ों को सुनने लगता है और नए नए प्रकार की आवाज़ें निकालने की कोशिश करने लगता है। 7वें मास से 9वें मास तक वह घुटने के बल चलने और सहारा से खड़ा होने लगता है। साथ में जिनके पास वो रह रहा है उनको बहुत अच्छे से जानने और पहचानने लगता है और चीज़ों के प्रति रिस्पॉन्ड करने लगता है। 10वें माह से 1 वर्ष तक वह बोलने का अनुकरण करता है। जब बच्चा 10 माह से लेकर 12वें मास तक पहुंचता है तो वह चीज़ों को जो आप बोलेंगे उसको कोशिश करेगा कि वो भी वैसा बोले, लेकिन वो काफ़ी हद तक चीज़ें समझने लगता है और उसके प्रति रिस्पॉन्ड भी करने लगता है। दूसरे वर्ष में जब बच्चा होता है तो टूटे फूटे वाक्य बोलने की कोशिश करने लगता है। तीसरे वर्ष में पूछे जाने पर वह अपना हो सकता है नाम भी बताने लगे, छोटी मोटी कविता या कहानी भी सुनाने लगे। चौथे वर्ष तक वह 4 से 5 तक की गिनती लिखना व अक्षर लिखना जानने लगता है, अगर उसको उस चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है। और हर बच्चे में ये एक आदर्श स्थिति की बात की जा रही है। कुछ बच्चों में इसमें फ़र्क भी हो सकता है, कुछ बच्चे इससे ज़्यादा आगे निकल सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत पीछे रह सकते हैं। तो इसके बारे में ये एक जनरल एक्सप्लेनेशन है। 5वें वर्ष में बच्चा भारी और हल्की वस्तुओं में अंतर करने लगता है कि कौन सी चीज़ भारी है, उसका रंग पहचानने लगता है और अपने शरीर के अंगों के नाम बहुत अच्छे से जानने लगता है। इस प्रकार शैशवावस्था में मानसिक विकास शीघ्रता से होता है। तो शैशवावस्था में जो मानसिक विकास हो रहा है वो काफ़ी शीघ्रता से होता है। अब एक बच्चा जो पैदा हुआ उसमें उसका मानसिक विकास लगभग 0 है और कुछ ही 5 से 6 साल में वो बच्चा काफ़ी हद तक तर्क व निर्णय करने की क्षमता तक पहुंच जा रहा है। उसकी स्मरण शक्ति भी कुछ डेवलप हो जाती है, हालांकि वो कम होती है। ज्ञानेंद्रियों के साथ संवेदन क्रिया भी आरंभ हो जाती है। बच्चा काफ़ी कुछ जानने समझने लगता है, छोटे मोटे खेल खेलने लगता है, बोलने लगता है तथा वह छोटी मोटी समस्याओं का समाधान करने लगता है। तो शैशवावस्था में मानसिक विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है। अब बाल्यावस्था में मानसिक विकास, बालक की शारीरिक आयु के साथ मानसिक विकास भी होने लगता है। बाल्यावस्था में मतलब लगभग 5 वर्ष के बाद बच्चे स्कूल जाना शुरू कर लेते हैं, इसलिए उनका मानसिक विकास एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से और पढ़ाई लिखाई की तरफ भी होता है और उसमें वो खुल के खेल के भी पार्टिसिपेट करते हैं, खुद के अपने खेल बना लेते हैं, अपने ही उम्र के बच्चों के साथ खेलते हैं और
उनके साथ समायोजित होते हैं। इस अवस्था में मतलब बाल्यावस्था में मानसिक विकास इस स्तर तक पहुंच जाता है कि बालक के समझने, स्मरण करने, विचार करने, समस्या समाधान करने, तर्क चिंतन करने आदि की क्षमता का विकास समुचित मात्रा में हो जाता है। वह छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है। बच्चों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को संचय करने की क्षमता विकसित होती है। सबसे पहले तो पैसा ही पहचानने लगते हैं बच्चे, जब इतने बड़े हो जाते हैं तो बच्चे समूह में रहना और कार्य करना पसंद करते हैं। साथ ही उनमें अनुकरण मतलब वो दूसरे को फॉलो करने लगते हैं, सहानुभूति आ जाती है और छोटे मोटे काम में सहयोग करना भी सीखने लगते हैं। बच्चे पढ़ने, लिखने और सीखने में भी रुचि लेने लगते हैं। खेल उनकी दिनचर्या का सबसे प्रमुख अंग बन जाता है। आप समझ लीजिए कि आप अपना बाल्यावस्था याद कर लीजिए और जो जो चीज़ें आपके साथ हुई आप इस सेक्शन में डाल दीजिए। आप सारी चीज़ें या किसी ऐसे बच्चे को जो आपके सबसे नज़दीक है, जो जो डेवलपमेंट उसके 5 साल से लेकर 12वें साल तक हो रहा है, वो सारी आप मेंशन कर दीजिए। समझ लीजिए, आप उसको ऑब्जर्व कर लीजिए, उसका मानसिक विकास समझ लीजिए वैसे ही हो रहा है। कुछ भी रटा रटाया पढ़ने या समझने की ज़रूरत नहीं है। अब किशोरावस्था में मानसिक विकास, किशोरावस्था में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा को छू लेता है। मतलब किशोरावस्था में लगभग मानसिक विकास पूरी तरह से हो चुका होता है। उसका दिमाग काफ़ी तेज हो गया होता है। वो बड़ी समस्याओं को देखने और समझने लगता है। बस उसमें थोड़ा सा मेच्योरिटी कम होती है, लेकिन उसकी मानसिक शक्तियाँ उच्च लेवल पे होती है। और ये वही अवस्था होती है जिसमें एक नए प्रकार का जो शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी एक साथ मौजूद होता है। बाकी अन्य अवस्थाओं में ऐसा नहीं होता। अन्य अवस्थाओं में किसी में मानसिक विकास तो होता है लेकिन शारीरिक विकास उसके सपोर्ट में नहीं होता है। लेकिन किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें बालक का मानसिक विकास उसकी शारीरिक अवस्था के सामंजस्य में एकदम फिट बैठता है और बच्चा इस अवस्था में अगर कुछ करने की ठान ले तो वो जो चाहे कर सकता है। इस अवस्था में कल्पना में बहुलता होती है। वो कभी कभी दिवा सपने, डे ड्रीमिंग भी करने लगता है। मतलब इस अवस्था में सपने बड़े बड़े होते हैं। कहते हैं ना, सपने देखे बड़े बड़े, करना कुछ भी ना पड़े। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो सपना देख के उसके पीछे करना भी शुरू कर देते हैं। किशोरावस्था में शब्द भंडार अधिक बढ़ जाता है। तर्क करने की क्षमता, कल्पना शक्ति और वाक्पटुता भी। आजकल के वाक्पटुता का मतलब भैया जवाब देना शुरू कर देते हैं बच्चे। खेलने के लिए डांटोगे तो कहेंगे कि अच्छा आप क्या खेलें भी नहीं। इस अवस्था में किशोरों की रुचियों में तीव्र विकास होता है। वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा लेने लगते हैं। स्पेशली कंप्यूटर, इंटरनेट में उनकी रुचि अत्यधिक बढ़ जाती है। इस अवस्था में बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था को अग्रसर होता है, इसलिए किशोरावस्था को नए ढंग से समायोजित करना पड़ता है। इसलिए किशोरावस्था एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। इस अवस्था में बच्चे की मानसिक विकास के अनुरूप उसको जिधर ढाला जाता है वह उधर ढल जाता है। और वैज्ञानिकों ने या मनोवैज्ञानिकों ने इसीलिए इसको संघर्ष का काल कहा है, क्योंकि इसमें बच्चे के मानसिक स्थिति में कई प्रकार की चीज़ें चलती रहती है, इसलिए उसको संघर्ष का भी सामना करना पड़ता है। कई बार वो सही चीज़ें करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। कई बार वो गलत चीज़ें नहीं करना चाहता लेकिन बहकावे में आकर या संगत के असर होने पर वो ऐसा करता है। अब हम पढ़ते हैं बुद्धि के बारे में। अच्छा, बुद्धि होती क्या है? अगर आप इसको ना भी पढ़ें तो बुद्धि क्या होती है? किसी चीज़ को कर पाने की क्षमता, मतलब किसी समस्या को समाधान करने की क्षमता या किसी चीज़ को सीखने की क्षमता या उसके प्रति अपना दृष्टिकोण प्रदर्शित करने की क्षमता को हम बुद्धि कहते हैं। तो बुद्धि का यहाँ से सीधा सीधा मानसिक विकास से जोड़ा गया है। मतलब मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के विकास को मानसिक विकास से जोड़ा है। लेकिन कई बार ये चीज़ें सही भी नहीं होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस बच्चे की बुद्धि अच्छी हो उसका मानसिक विकास भी उतना अच्छा हो। खैर, अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम फोकस करते हैं कि जो सिलेबस है हमारा, बालक बालिकाओं के मानसिक योग्यताओं का पता चलने के लिए हम उनकी बुद्धि का पता लगाते हैं। मतलब मानसिक, तो बुद्धि जो है मानसिक विकास का एक पड़ाव है कि अगर हम देख सकते हैं कि अगर मानसिक विकास अच्छे से हुआ है तो उसकी बुद्धि अच्छी होगी। एक जनरल उसके बीच में एक रिलेशन है।
सामान्यतः सीखने, तर्क करने, ये मैंने बताया कि सीखने की कितनी क्षमता है, तर्क करने की कितनी क्षमता है, चिंतन करने की कितनी क्षमता है, कल्पना करने व अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन मतलब इमेजिनेशन, ऐसा चिंतन करने की जो सामने ना हो, वो उसकी कितनी क्षमता है, वो योग्यता बुद्धि कहलाती है। अब कुछ जो मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को अपने अपने हिसाब से डिफाइन किया है, और आप कम से कम एक दो लोगों की डेफिनेशन याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वुडवर्थ जी कहते हैं कि बुद्धि कार्य करने की विधि है। अब आप सिंपल इसको एक इंटर रिलेशन बना के याद कर सकते हैं कि वुडवर्थ और बुद्धि, और ये क्या है, कार्य करने की विधि है। सिंपल, वुडवर्थ का सबसे सिंपल है कि भैया बुद्धि क्या है, कार्य करने की शैली है, कार्य करने की विधि है। मतलब कार्य करने का जो तरीका है वही, उसी को उन्होंने बुद्धि कह दिया है। अब हो सकता है कोई एक कार्य को, आपने किसी बच्चे को एक कार्य किया, हर बच्चा उसको अलग अलग तरीके से कर सकता है। जो सबसे आसान तरीके से कर देगा उसी की बुद्धि अच्छी है। तो बुद्धि क्या है वुडवर्थ के नज़रों में, कार्य करने की विधि। और टर्मन साहब क्या कर रहे हैं, वो कहें बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। इन्होंने कहा कि बुद्धि मतलब जो चीज़ अमूर्त है, अमूर्त मतलब जो दिख नहीं रही है, उसके बारे में सोच पाने की क्षमता को इन्होंने क्या कहा है, बुद्धि कहा है। तो बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोच पाने की योग्यता है, ये टर्मन साहब का कथन है। और बिने जी क्या कहते हैं, बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। मेरे उसमें बिने और रायबर्न की डेफिनेशन बुद्धि के लिए काफ़ी ठीक है, क्योंकि इन्होंने बुद्धि को, सिलेबस को थोड़ा, मतलब बुद्धि का जो एरिया है उसको वास्ट कर दिया है। तो इनका कहना है ज्ञान, आविष्कार मतलब ज्ञान कितना है, आविष्कार कितना है, और निर्देश देने की क्षमता कितना है, और आलोचना करने की, आलोचना वही व्यक्ति करेगा जो उसको समझ पाएगा, वरना जो नहीं कर पाएगा वो उसको आलोचना नहीं कर सकता। तो ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना करने की अगर किसी में क्षमता है तो वो बुद्धि का द्योतक है। रायबर्न कहते हैं बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं को समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। कितना एक्यूरेट कहा इन्होंने कि बुद्धि एक प्रकार की शक्ति है जो हमको समस्याओं को समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। तो ये एक प्रकार की शक्ति है जो, जिसमें हमें समस्याओं को समाधान कर पाते हैं और अपने उद्देश्यों में सफल हो पाते हैं। मोटे तौर पर बुद्धि निम्नलिखित प्रकार की योग्यता आती है। अब बुद्धि में जो जनरल अगर सबका मिला के कहें तो बुद्धि क्या है, सबसे पहले सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, समस्या का समाधान करने की योग्यता, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, संबंधों को समझने की योग्यता, अपने वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता। लाख आप इंटेलिजेंस हो लेकिन अपने वातावरण से आपका सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है तो आपकी बुद्धि किसी काम की नहीं है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसका लगभग हर एग्ज़ाम में, डीएलएड का एग्ज़ाम होगा, सीटेट का एग्ज़ाम होगा, यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा, ये चीज़ आपको जरूर आनी चाहिए, बुद्धि लब्धि, जिसको बोलते हैं आईक्यू। बुद्धि लब्धि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना, बहुत आसान है। बुद्धि लब्धि क्या है, विभिन्न मानसिक योग्यता परीक्षण के माध्यम से हम व्यक्ति की मानसिक आयु का पता लगाते हैं। मतलब हम कुछ बच्चों को टास्क देते हैं, मेंटल टास्क, जिसमें अपने बच्चे का दिमाग का उपयोग करें। एग्जाम्पल के लिए आपने बच्चे को कोई पहेली दी, उसको सुलझाने के लिए मैथमेटिकल पहेली दी, या आपने उसको सुलझाने के लिए कोई ऐसा सिस्टम कार्डबोर्ड टाइप का दिया कि उसको एक चीज़ों से जोड़कर कुछ चीज़ें बनानी है और उसके एक प्रॉपर टाइम दे दिया। तो कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिसके माध्यम से हम बच्चों की मानसिक आयु का पता लगाते हैं। तो यदि कोई 8 वर्ष का बालक है और 10 वर्ष की आयु के लिए निर्मित मानसिक योग्यता परीक्षण कर लेता है, मतलब कोई किसी की जो शारीरिक आयु है वो 8 वर्ष है, लेकिन वह बच्चा 10 वर्ष की आयु की निर्मित मानसिक योग्यता परीक्षण को पूरी तरह से सफलतापूर्वक कर लेता है, तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष हो जाएगी और बुद्धि लब्धि निकालने का तरीका हो कि मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100। अब जिस बच्चे की वास्तविक आयु से मानसिक आयु ज़्यादा होगी वो निश्चित रूप से उसका आईक्यू लेवल 1 से ज़्यादा होगा। जब बच्चे का 1 से ज़्यादा हुआ मतलब 100 से ज़्यादा होगा एक तरह से, क्योंकि गुणे 100 भी है, प्रतिशत में अगर हम बात करें तो
अगर प्रतिशत में ना बात करें तो एक जब भी 100 से ज़्यादा होगा तो उसका आईक्यू लेवल अच्छा कहलाएगा। और अगर वास्तविक आयु से मानसिक आयु कम है, मान लीजिए कि मानसिक आयु वास्तविक आयु 10 वर्ष हुई और मानसिक आयु 7 वर्ष हुई, तो 7/10 मतलब उसका 70 उसका आईक्यू लेवल होगा। और 70 मतलब बच्चा का आईक्यू लेवल कम है। अब जैसे उदाहरण के लिए मानसिक आयु 10 वर्ष और वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि क्या हुई? 10/8 × 100 अर्थात 125 हो जाएगी। तो ये एक चार्ट है जिसको आपको पूरी तरह से याद कर लेना है। अब जैसे जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 140 या उससे अधिक है वो प्रतिभाशाली बच्चा कहलाएगा। ये चार्ट आप 2-3 बार लिख लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसकी कैटेगरी याद कर लीजिए। 140 उससे अधिक प्रतिभाशाली है, 120 से 140 है तो अति श्रेष्ठ बालक है, 110 से 120 है तो श्रेष्ठ बुद्धि वाला है, और 90 से 110 तो सामान्य बुद्धि वाला है, 80 से 90 मंद बुद्धि। जैसे ही आप 100 के नीचे आए तो आप सामान्य से लेवल नीचे आ गया। 80 से 90 मंद बुद्धि, 70 से 80 क्षीण बुद्धि, 70 से कम निश्चित क्षीण बुद्धि, 50 से 70 अल्प बुद्धि, 20 या 25 से 50 मूर्ख बुद्धि, या 20 या 25 से कम जड़ बुद्धि या महामूर्ख। महामूर्ख इसके लिए सही नहीं होगा, उसको जड़ बुद्धि कहें तो ज़्यादा है, सही रहेगा। लेकिन फिलहाल ये चार्ट आपको याद कर लेना, और ये चार्ट आपको याद रहेगा तो इसमें से एक आध प्रश्न सीटेट, यूपी टेट या फिर आपके डीएलएड के एग्ज़ाम में आना कन्फर्म है। तो बुद्धि लब्धि से व्यक्ति को बुद्धि पता लगाने के लिए टर्मन नामक वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो ये टर्मन का वर्गीकरण है। आईक्यू लेवल के लिए टर्मन साहब ने ये चार्ट बनाया है, आप याद रखने का। किसने बनाया ये चार्ट? टर्मन साहब ने। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आप इस पे अपने आप बना के कर लीजिए। किसी बच्चे की मानसिक आयु 16 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? निकालिए। पहले फॉर्मूला लिखिए, बुद्धि लब्धि = मानसिक आयु / शारीरिक आयु × 100। अब बाकी आप निकाल लीजिएगा। अब हम आते हैं बुद्धि परीक्षण पे। अच्छा, अभी तो आपने बुद्धि लब्धि पढ़ लिया, तो आपने उसमें ये पढ़ा था कि मानसिक आयु निकालने के लिए कुछ टेस्ट कराए जाते हैं जिसको हम बुद्धि परीक्षण कहते हैं। अब वो बुद्धि परीक्षण हमको करना है, तो उसके लिए हमें कुछ टेस्ट करने होंगे। तो किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार की टेस्ट करने होते हैं। तो ये कौन कौन से टेस्ट हैं उसको हम जानते हैं। पहला है व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण, दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तित्व मतलब उसमें इंडिविजुअल, मतलब हर बच्चे को अलग अलग टेस्ट लिया जाएगा और उससे उसकी मानसिक आयु निकाली जाएगी। दूसरा सामूहिक में क्या होगा कि पूरे ग्रुप को टास्क दिया जाएगा या पूरे ग्रुप में बच्चों को टास्क दिया जाएगा और उससे उसकी मानसिक आयु निकाली जाएगी। तो व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण बिनेन साहब ने निकाला था। परीक्षण एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जा सकता है। इसका आरंभ किसने किया था? बिने ने। याद रखना, व्यक्तित्व वा से व्यक्तित्व, बा से बिने। तो व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण को किसने निकाला था? बिने साहब ने। सामूहिक बुद्धि परीक्षण एक समय में अनेक व्यक्तियों की ली जाती है। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध में इस टेस्ट को अप्लाई किया गया था कि सरकार, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मानसिक योग्यता के अनुसार अपनी सेना में सैनिक अफसरों व कर्मचारियों के पद पर नियुक्त कर सके। अब व्यक्तित्व व सामूहिक दोनों प्रकार के परीक्षण के दो रूप होते हैं। मतलब व्यक्तित्व, अगर आप व्यक्तित्व कर रहे हैं या सामूहिक कर रहे हैं तो उसके भी दो पार्ट में बांटा जा सकता है। व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण के लिए भी दो सेक्शन है, भाषात्मक और क्रियात्मक। सामूहिक बुद्धि परीक्षण के लिए भी दो पार्ट हैं, भाषात्मक और क्रियात्मक। अब भाषात्मक, जिसको हम वर्बल टेस्ट भी बोलते हैं, आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उसमें देखते होंगे कि वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट आता है। तो वर्बल टेस्ट में क्या होता है उसके जानते हैं। इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है व अमूर्त बुद्धि के परीक्षण लिया जाता है। अमूर्त बुद्धि का मतलब क्या है कि आपको चीज़ें सोच कर करनी है। आपकी चीज़ें सामने रहेंगी, उसके बारे में आपको सोचना है कि आपको इमेजिन करके चीज़ें, अपना दिमाग लगा के चीज़ें सॉल्व करनी है।
कि व्यक्ति को लिखने पढ़ने का कितना ज्ञान है। तो इसमें हमें पता चल जाता है कि बच्चे को पढ़ने का कितना ज्ञान है, लिखने मतलब वो लिखी हुई चीज़ों को कैसे समझ सकता है, इसके सवाल को भी समझना है, फिर उसको सॉल्यूशन देना है और उसे प्रश्नों के उत्तर लिखकर गोला बनाकर गुणा बनाकर या रेखांकित करके देने होते हैं। इस परीक्षा में निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अंकगणित मतलब प्रश्न, मैथ के सवाल हो गए, व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न हो गए। व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित मतलब हो गया कि जैसे आप वो टेस्ट नहीं देखते हैं कि एग्ज़ाम में आता है कि उसकी माता मेरे चाचा की माता मेरी क्या लगेगी, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड करके होते हैं, तो वो इसी का पार्ट है। निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर, मतलब कुछ निर्देश दे दिए जाएंगे, उसी के अनुसार आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। समानार्थी या विलोम शब्द, बेतरतीब शब्दों को तरतीब में लिखना, मतलब सब सेंटेंसेस हैं उनको इधर उधर लिख दिया है, अब उसको आपको सिस्टमैटिक रूप से लिखना है। तो ये सब आपका भाषात्मक परीक्षण में आता है। फिर आपका हुआ क्रियात्मक परीक्षण। इन परीक्षणों का प्रयोग उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिनको भाषा का ज्ञान कम होता है। अब मतलब ऐसे लोग हैं कि भाई उनके पास बुद्धि है लेकिन थोड़ा पढ़े लिखे कम हैं, तो उनके लिए क्रियात्मक परीक्षण होता है। इनके द्वारा मूर्त बुद्धि का पता लगाया जाता है। इस परीक्षण में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें मतलब आपको कोई सामने कोई टास्क दे दिया, कोई काम करने का टास्क दे दिया और बोला कि इस काम को ऐसे ऐसे करने से करना है। अगर आपने कोई एक मूवी देखी होगी गोल्ड, तो उसमें जो कोच रहता है वो खिलाड़ियों को बोलता है कि ईंट इधर से उठाकर उधर रखो। अब वो सारे लोग ईंट उठाते हैं और अकेले अकेले लेके भागते हैं, लेकिन जब तक उनको समझ में नहीं आता कि इस कार्य को कैसे करना है तब तक उनका कोच वो कार्य कराता रहता है। और अंत में जब 4-5 बार ग्राउंड से वो ईंट एक कोने से दूसरे कोने पहुंचा चुकते हैं और थक जाते हैं, तब उनका सब मिलकर एक प्लान करते हैं कि ऐसा करते हैं हम एक कड़ी बनाते हैं और सब एक एक ईंटे को एक लाइन में खड़े होकर पास करते हैं और एक कोने से दूसरे कोने तक मैदान तक ईंटें पहुंच जाती है और थकान भी कम लगती है। तो इसमें टीम बिल्डिंग चाहता था कोच कि इसमें टीम बिल्डिंग हो, और आप अकेले अकेले ढो रहे हो तो इसमें टीम बिल्डिंग नहीं है। तो ये क्रियात्मक परीक्षण का ही एक हिस्सा होगा। जैसे आपके ग्रुप में आपके टीचर ने आपको काम दे दिया कि आपको इस एरिया की सफाई करनी है, तो अब सब अलग अलग करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और 2 लोग घास की सफाई करेंगे, 2 लोग उसको फेंकेंगे, 2 लोग गुड़ाई करेंगे, तो चीज़ें अच्छी होंगी। तो क्रियात्मक परीक्षण होता है जिसमें करना होता है, जिसमें पढ़ने का ज्ञान कम होता है और करने का व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा होता है। तो व्यक्तित्व परीक्षार्थियों के समस्यापूर्ण करने के दिए जाते हैं। चित्र के बिखरे हुए टुकड़ों को क्रम से लगाकर चित्र पूरा करना, ये भी उसी का हिस्सा है। किसी दिए हुए चित्र में असंभव बात को बताना, तिकोनी चौकोर व गोल वस्तु को रख कर आकृति को पूरा करना, भूल भुलैयों से होकर बाहर जाने का मार्ग बताना। इन सब परीक्षणों का प्रयोग अधिकतर प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिकों द्वारा ही किया जाता है। अब कुछ परीक्षणों के नाम हैं जिसको आपको याद करना चाहिए। व्यक्तित्व भाषात्मक परीक्षण, बिने साइमन स्केल इसके लिए एक है, 2 हैं इसके लिए, बिने साइमन स्केल और स्टैनफोर्ड बिने स्केल। याद रखिएगा, व्यक्तित्व भाषा परीक्षण के लिए, इंडिविजुअल लैंग्वेज टेस्ट के लिए बिने साइमन स्केल, दूसरा स्टैनफोर्ड बिने स्केल। तो दोनों जगह बिने साहब हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। फिर व्यक्तित्व क्रियात्मक परीक्षण के लिए क्या है, पोरैटियस भूल भुलैया परीक्षण और वेस्लर वैल्यूब टेस्ट। सामूहिक भाषात्मक परीक्षण के लिए आर्मी अल्फ़ा टेस्ट होता है, क्योंकि ये आर्मी में होता था इसलिए आर्मी अल्फ़ा टेस्ट। तीसरा है सेना सामान्य वर्ग आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट। सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण में आर्मी बीटा टेस्ट। तो आर्मी अल्फ़ा टेस्ट सामूहिक भाषात्मक परीक्षण के लिए है और सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण के लिए आर्मी बीटा टेस्ट, और एक और है शिकागो क्रियात्मक टेस्ट। अब ये टेस्ट में क्या क्या होते हैं इसके बहुत ज़्यादा डिटेल आपको नहीं जाननी है, लेकिन अगर आप जानना चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में करना, मैं इन सब के बारे में एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। अब बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता क्या है, इसमें विभिन्न आयु वर्ग के लिए निर्मित परीक्षणों के माध्यम से हम बालक की बुद्धि का पता लगाते हैं, मतलब उसकी मानसिक आयु का पता लगाते हैं। इससे क्या होगा, आप सर्वोत्तम बालक का चुनाव करने में सफल रहेंगे, पिछड़े बालक का चुनाव कर पाएंगे, अपराधी व समस्यात्मक बालकों को सुधार कर पाएंगे, मतलब जब समस्या पता चलेगी तो आप उसमें सुधार कर पाएंगे।
बालकों का वर्गीकरण करने में मतलब अगर कोई बच्चा की मानसिक आयु कम है तो उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और उसका स्तर भी थोड़ा अलग होना चाहिए, उसको नए तरीके सीखना चाहिए। तो उसके लिए आप एक ग्रुप बना के उसको वो ज्ञान दे सकते हैं। बालकों की विशिष्ट योग्यताओं का ज्ञान करने में, अब कुछ बच्चा ऐसे होंगे कि वो क्रियात्मक परीक्षण में अच्छे हैं और भाषात्मक परीक्षण में कमज़ोर हैं। तो एक ग्रुप बनाकर उस बच्चे को उस दिशा में थोड़ा सा ट्रेनिंग देके उस बच्चे को हम एक नई दिशा दे सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस टेस्ट के माध्यम से आप बच्चों के गुण और कमियों को जान सकते हैं और उन्हें दूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे की मानसिक आयु बहुत अच्छी है तो या एक बच्चे की मानसिक आयु थोड़ा कम है तो उसको थोड़ा बहुत अगर ध्यान दिया जाए तो अपनी वो मानसिक आयु को बढ़ा भी सकता है, बुद्धि लब्धि उसकी अच्छी हो सकती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और किसी सेक्शन में आपको डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स करके बताएं। किसी प्रकार की आपको समस्या है, कोई आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आएगा तो मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।